नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, एक कानून का तात्कालिक मामला था। आज हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर रैंक पे जो भर्तियां निकली हुई हैं उसके बारे में हमने बात की थी। और तब मुझे याद आ रहा है कि शायद सर्दियां शुरू हुई थी, तो मैंने कहा था कि ये या तो बहुत जल्दी हो जाएगा या फिर मोस्ट प्रोबेबली जो संभावना है वो सर्दियों के बाद होगा। तो वो हुआ और 14-15 मार्च को उसकी लिखित परीक्षा होनी है। जैसे कि आप सभी को जो उम्मीदवार हैं उन्हें मालूम होगा, 10 लाख के करीब आसपास इसमें फॉर्म प्राप्त हुए हैं। परीक्षा का क्या स्वरूप होगा इसके बारे में आपको सबको मालूम होगा। फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आपको अभी तक पता चल चुका होगा, ये ऑफलाइन OMR बेस्ड परीक्षा होगी। इसमें कंप्यूटर्स मिलेंगे, जो सेंटर होगा वहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह होंगे। इसमें पेपर आपको आएगा, उसके बाद फिर OMR आपको भरनी है। इसकी रणनीति में, जो परीक्षा हॉल की रणनीति है उसके बारे में एक बार डिटेल अलग से बात, और परीक्षा से 2-3 दिन पहले या 5-7 दिन पहले बात करूंगा, ताकि वो बातें आपको याद रहें कि किस प्रकार से परीक्षा हॉल में। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे मैंने देखे हैं। मैंने अपने, जब मैं आप लोगों की आयु में था तो बहुत सारी परीक्षाएं अटेम्प्ट किए, बहुत सारे UPSC, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और कई सारे बहुत सारी परीक्षाएं दी। और मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, बहुत काफ़ी एफर्ट लगाते हैं, लेकिन उनकी कुछ थोड़ी बहुत गलतियां जो परीक्षा हॉल में होती है, या थोड़ी साइकोलॉजिकल जो उनको थोड़ा सा कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कभी कभी किसी प्रकार के स्ट्रेस में आ जाते हैं, उसके कारण सारी की सारी मेहनत पे पानी फिरते हुए मैंने देखा है कई बच्चों के। तो मैं बताऊंगा बाद में। अभी हम बात करते हैं कि लिखित परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, उसका पाठ्यक्रम क्या है। ये आपको मालूम है, मेरे हाथ में 2 पेज हैं, और ये दोनों पेज मैंने यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट्स पे जो उनकी विज्ञप्ति पड़ी हुई है, जो कि 36 पेज की है, उसमें से पेज निकाला है। और ये पेज नंबर 29 और 30 है। तो बस केवल 2 ही पेज, बाकी सब तो शर्तें हैं, वो सब आपको पता है, कुछ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। 2 पेज मेरे लिए काम के इसलिए हैं कि इस पर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, उसका परिशिष्ट 1 है ये विज्ञप्ति का। तो इसमें बताया गया है कि इसमें 4 विषय रहेंगे, 4 सेक्शंस होंगे। जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे की परीक्षा होगी। उसमें सेक्शन 1, 2, 3, 4। सेक्शन 1 में सामान्य हिंदी, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे, और ये 100 अंकों के होंगे। सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के। वस्तुनिष्ठ प्रकार का मतलब हो गया मल्टीपल चॉइस। और सेक्शन 2 में होगा मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये भी 40 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के होंगे। सेक्शन 3 में संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा, 40 अंकों की, ये 40 प्रश्न होंगे और 100 अंकों के होंगे। और सेक्शन 4 में होगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा भी, जिसको रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं। एक वो होगा, 40 प्रश्न होंगे, वो भी 100 अंकों का होगा। तो 160 प्रश्न, 400 अंक, 120 मिनट। 160 प्रश्नों का मतलब हो गया लगभग 2.5 अंक का एक प्रश्न होगा। अब सवाल इसमें यह है कि जो मेरा आज मुझे मोटिवेशन हुआ आपसे बात करने का, वीडियो बनाने का, उसका इमीडिएट रीजन ये था कि मुझे कुछ ऐसा, कुछ लोगों ने, जो मेरे विभाग के लोग रहे पुराने और उनके बच्चे अब इस परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें, तो बातचीत में पता चला कि आजकल ये बहुत सारे लोग कोचिंग, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की तैयारी करने के लिए कोचिंग चल रही हैं, बहुत सारी गाइड्स आ गई हैं बाजार में। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा बच्चों को अपने पास मेरे जो भी अनुभव है देने लायक, आप लोगों को बांटने लायक कुछ बता दूं। और जितने लोगों ने भी सुना मेरे वीडियो को, जितने लोगों को भी ये काम आ पाया, तो मैं समझूंगा कि वो मेरा शायद एक पुण्य कार्य होगा। अगर कुछ भी लोगों ने इसको सुन के, समझ के, सीख के, और उनका फ़ायदा हो पाया, उनको सफलता मिल पाई, तो सबसे पहले तो मैं किसी का कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना किसी की कोई मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। अपनी जगह वो काम कर रहे हैं, अपना कोचिंग उनका काम है, वो करें। गाइड जो बना रहे हैं उनका काम है, वो बनाएं। लेकिन आप कृपया करके सबसे पहले समझ लीजिए कि अपने द्वारा जो की गई मेहनत है, जो अपने द्वारा किया गया परिश्रम है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप केवल कोचिंग की पढ़ाई और केवल जो गाइड में लिखा हुआ है, जो उल्टे सीधी उसमें चीज़ें होती हैं। मैं एक गाइड देख रहा था, उसमें लिखा था कि 2001 से 2021, मतलब 20 साल में 85 प्रश्न पत्र हैं उसके पास। 85 तो परीक्षा नहीं हुई, प्रश्न पत्र कहाँ से आ जाएंगे? तो ये लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक एक बने हुए होते हैं, क्वेश्चन बैंक बनवा लेते हैं। आजकल रैंडमाइज बहुत सारे चैट GPT और इस तरह के बहुत सारे AI टूल्स आ गए हैं, जिनसे कि तमाम प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं, और उसी में फिर वो सॉल्व करके उसको बड़ी महंगी महंगी कीमत पे वो किताबें बेचते हैं। और बहुत सारे हमारे बहुत बड़ा वर्ग परीक्षार्थियों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वो उससे गुमराह होता है, और अपने जो असली तैयारी करने का वक्त है वो इस सब चीज़ों में लगा देता है। उससे बचें। उसको मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है उसमें भी कुछ काम की चीज़ें हो। जितना आपको अच्छा लगे, आपने कोचिंग अटेंड किया है, ज़रूर करिए। जिसका जो अफोर्ड कर सकते हैं, माँ बाप बहुत मेहनत से, बड़े कहीं कहीं से पैसों का जुगाड़ करके ये सब कराते हैं, वो भी सब ठीक है अपनी जगह जो चल रहा है। मैं किसी का कोई निंदा नहीं करने के लिए हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो आपकी तैयारी है, जो आपका बेसिक्स
जब तक क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा जो क्वेश्चन है वो पूछ क्या चाह रहा है। कभी कभी बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और उसमें आपको देखने में लगता है कि बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, इसका सवाल बिल्कुल, सवाल भी सीधा और आंसर भी सीधा है, और 1 2 3 4 या ABCD जो नीचे का खा गा घा जो आंसर उसके दिए ऑप्शंस, उसमें से आप टिक कर देते हैं। पता चला बाद में गलत हो। मैं एक एक करके अटेम्प्ट करूंगा, कोशिश करूंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी तो होगी, लेकिन जितना भी कम से कम समय में इसको मैं समेट, और बेसिक चीजें आपको बताऊंगा कि अभी लगभग 40 दिन का समय, 45 दिन का समय आपके पास है, तैयारी कैसे करें इसकी। तो सामान्य हिंदी वाला जो सेक्शन है, इसमें देखिए आपको मालूम ही होगा कि इसमें हिंदी व्याकरण की बात होगी, उसका मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, मैं इससे पढ़ रहा हूँ जो बाकायदा ऑफिशियल सिलेबस है, और तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, सर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। देखिए ऐसा है, वास्तविकता यह है कि यद्यपि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन हमारी चाहिए है कि भाषा के रूप में, व्याकरण के रूप में हिंदी बहुत कमज़ोर होती है। बोलचाल की हिंदी हो सकता है हम अच्छे जानते हो, लेकिन जो व्याकरण वाली, जो शुद्ध भाषाई हिंदी है, वो हमारी कमज़ोर होती है। तो आप इसको केवल गाइड के जो सोल्ड पेपर्स वगैरह होते हैं उसको समझने के बजाय उसके चक्कर में ना पड़ के एक किताब खरीद लीजिए। मैं एक बार पुनः डिस्क्लेमर यहाँ दे दूं कि मैं किसी किताब के प्रमोशन के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, केवल आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितना मैंने पढ़ के देखा, जितना मुझे याद है, और जितना मेरे परिवार में कुछ बच्चों ने कुछ किताबें पढ़ी, पुरानी किताब कोई मुझे मिली, थोड़ा सा मैंने पढ़ के कुछ रिसर्च करके ये वीडियो में बना रहा हूँ। एक किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, उसका नाम है व्याकरण पल्लव, और वो व्याकरण पल्लव आती है ICSE बोर्ड में, वो यूज़ होती है 9th क्लास में। 9th क्लास के बाद शायद वही चलती है लगातार। NCERT की इस पे संभवतः व्याकरण पे कोई बुक मुझे नहीं दिखी, हो सकता है आपको मिल जाए तो वो इससे भी अच्छी रहेगी, बहुत बढ़िया किताब रहेगी। तो एक व्याकरण की किताब ले लें, ये ले लें, कोई और ले लें, जो भी आपको समझ में आता है। एक ये ले लें, एक कोई वर्कबुक ले लीजिए। वर्कबुक का मतलब प्रैक्टिस, जिसमें कि पेपर हो, सोल्ड हो, चलेगा, किसी अच्छे पब्लिशर की, किसी की भी, जो भी अवेलेबल हो वो ले लीजिए। सारे के सारे जो हिंदी का बेसिक है, मूलभूत जो हिंदी मौलिक भाषा आपको पढ़नी है, वो मौलिक भाषा, इसमें लिखा है ना हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। ये हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आपको तब होगा जबकि आप किताब से पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे। अगर आप ये गाइडें पढ़ते रहोगे तो इससे कुछ नहीं होना है। ये केवल आप पढ़ोगे, सवाल को आपको थोड़ी देर याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। वहाँ पता चला कुछ और सवाल आएगा, किसी और रूप में आएगा, ट्रिकी क्वेश्चन होगा, वो फिर आपको समझ में नहीं आएगा सीधा सीधा। तो आप इसमें किताब पढ़िए, किताब से तैयारी कीजिए, इन सब का अभ्यास कीजिए। एक वर्कबुक ले लो, वर्कबुक या कोई जो अनसोल्ड पेपर वाले होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, तो उससे प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस पर्पज ये है कि कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप इसको उस तरह से अटेम्प्ट करना है, चूंकि 1/4 ये हिस्सा है, 40 प्रश्न है इसमें, और ये आपको पता होगा कि जो नियम है उसमें 35% प्रत्येक सेक्शन में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है, और ओवरऑल 50% लाना जरूरी है। तो हर एक में 35% जरूरी है। कभी कभी हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं खासकर, वो अति विश्वास पे मारे जाते हैं। पता चला कि हिंदी भाषा में ही 35% क्वालिफाइंग नहीं आ पाए, और फिर आगे का पेपर फिर चेक ही नहीं होता। इसका भाग 2 जो है वो है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। इसमें आप देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे तो BNS, भारतीय न्याय संस्था, आपको पता होगा 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। अब इसमें यही सवाल आ सकता है कि BNS जो है वो कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2024। मेरी बहुत सारी वीडियो हैं नए कानून के ऊपर। आपको मेरी फर्स्ट जो वीडियो थी जिसमें मैंने लिखा था डिमिस्टिफाइंग द क्रिमिनल लॉज, न्यू क्रिमिनल लॉज, वो मेरी सबसे पहली वीडियो है। वो शायद 5-6 महीने पहले ही मैंने ये सब शुरू किया है। जितना भी मेरा अनुभव है और ज्ञान है उसको थोड़ा सा शेयर करना, तो मिल जाएगी मेरी सबसे नीचे। उसके बाद मेरा सब पे दी है, IPC पे वीडियो बनाई है। IPC मेरा मतलब BNS अभी वर्तमान वाला, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। उसके बाद भी कई सारे और वीडियोज हैं जिन पे कि आपको मूल विधि के बारे में बेसिक चीज़ें मैंने समझाई हैं सारी की सारी। इसके अलावा भी क्या है कि जो 3 नए कानून बने हैं, न्यू क्रिमिनल लॉ लागू हो चुके हैं, इसके अलावा आपको पुरानों को भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे ये आ जाता है कि इसमें डिस्टिंक्शन क्या है तो वो आप बता सके। उसमें मैंने डिस्टिंक्शन बताई है सारी, जो मेरी पुरानी वीडियोस है। उसमें आपको ये देखना है कि इसको बेरक से पढ़िए, चूंकि इसमें अभी तक कोई टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा नहीं आ पाई है। टेक्स्ट बुक कोई है भी तो बहुत फ्लिम्जी है, मैंने पढ़ा है, उनको देखा है। केस लॉ नए कानून पे है नहीं, बहुत ज्यादा जो केस लॉ है वो नए कानून पे अभी अवेलेबल नहीं है। पुराने कानून के हिसाब से अभी भी मुकदमे डिसाइड हो रहे हैं। जैसे जैसे आएंगे, डेवलप होंगी, तो नई अच्छी रतनलाल, धीरज लाल वगैरह का जो क्रिमिनल लॉ पे उनकी मास्टरी है, उनकी किताबें आएंगी, तब फिर एक अलग बात हो जाएगी। अभी आपको बेयर एक्ट से, चूंकि आप पुलिस का पेपर दे रहे हैं, तो अपेक्षा ये की जाती है कि आपको टिपिकल लीगल जो लैंग्वेज है, जो उसका भाषा है, उसका ज्ञान होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी।
जो टर्मिनोलॉजी है वो आपकी टिपिकल लीगल होनी चाहिए, तो वो आपको बेयर एक्ट से मिलेगी। सेक्शन कौन सा है, किस सेक्शन में क्या दिया गया है, कौन सी नई चीजें इसमें जोड़ी गई हैं, बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, इन तीनों में कौन कौन सी नई धारा, कितनी पुरानी धारा थी, अब नई कितनी हो गई, घटी है कि बढ़ी है, अध्याय कितने थे कितने नहीं है, क्या क्या नए प्रोविजन किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनको प्रायोरिटी देने का मतलब क्या है, वो शुरू के सेक्शंस में क्यों उनको रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, सजाएं कहाँ कम की गई हैं, कहाँ बढ़ाई गई हैं। ये इस तरह की चीजें हैं जिसपे के सवाल उसमें एक्सपेक्टेड हो सकते हैं कि आप उसको थोड़ा समझें। और ये थी एक बात और बता दूं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की, चूंकि पूरे भारतवर्ष का अधिनियम है, केंद्रीय अधिनियम है, तो ये सबकी प्राथमिकता है कि इन तीनों कानूनों को बहुत ज़्यादा बहुत ढंग से लागू करना है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, अगर आप सारे के सारे वीडियो देखेंगे तो आपको यही पता चल जाएगा कि नए कानून में कहाँ कहाँ तकनीक के प्रयोग को मान्य किया गया है, तकनीक के प्रयोग को बाध्य किया गया है, कहाँ कहाँ एफएसएल की जांचें होनी है किन किन धाराओं के मुकदमों में, अपराधों में। तो ये सारा का सारा समझना जरूरी है। इस तरह के जो आपके जो ज्ञान होगा उससे आधारित आपको सवाल वहाँ मिलेंगे, तो कृपया करके इसके आप बेरक्ट पढ़िए। उसके बाद महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्य आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान SC/ST एक्ट पढ़िए, वो आपको मिलेगा। बेयर एक्ट पढ़ लीजिए, उससे काम चल जाएगा। आपसे अभी थोड़े से बेयर एक्ट, थोड़ा सा लीडिंग केसेस जितने हैं, मैंने अपनी वीडियोस में लीडिंग केसेस के बारे में डिस्कस किया है। तो लीडिंग केसेस आपको जो पुराने वाली मैंने बताया ना कि नए वाले कानून में भी कोई बहुत लीडिंग केसेस नहीं आए हैं, केस लॉ डेवलप नहीं हुआ है। तो अगर कोई किसी थ्योरी पे किसी फंडामेंटल बेस पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल पे अगर कोई लॉ है तो वो पुराने वाले कानून के अनुसार पुरानी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। तो क्रिमिनल लॉ में सबसे अच्छा रतनलाल धीरजलाल को बताया जाता है, जो मास्टर है। उनके स्टूडेंट एडिशन आते हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें भी आते हैं, एडवोकेट एडिशन और स्टूडेंट एडिशन इस तरह के आते हैं। तो स्टूडेंट एडिशन छोटे वाला है वो ले लीजिए, लाइब्रेरी वगैरह मिल जाता है, वहाँ से आप बोरो कर सकते हैं। उसके बाद यातायात नियम है, तो इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि यातायात माह किस माह में मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यातायात माह किस माह में मनाया जाता है। यातायात का जो चालान होते हैं, जो पैसों के चालान होते हैं वित्तीय, उसका क्या फंड्स का उपयोग है, कहाँ के उसके, ये सारे के सारे आप यूपी पुलिस की वेबसाइट है उस पर जाकर पूरा ज्ञान, ये सब पब्लिक डोमेन में है, वहाँ से आप पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तैयारी उसको ऐसे कीजिए साइंटिफिक तरीके से, जो सब्सटेंटिव नॉलेज है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो सब्सटेंटिव नॉलेज है, जो सब्सटेंटिव ज्ञान है, वहाँ पे जाइए। गाइडों में और इसमें सब में जो फ्लिम्जी ज्ञान दिया जा रहा है ऊपरी सतह वाला, इससे कुछ नहीं होना है, इससे समाधान नहीं होगा। पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके लिए वो पढ़िए। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण, इसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स के बारे में मानवाधिकार आयोग क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्य के अध्यक्ष कौन होते हैं, कितना उनका टेन्योर होता है, कितनी उनकी एज होती है, क्या उसके काम है, कितने उसके मेंबर्स होते हैं। जो स्टेट वाला है, इस पर ज़्यादा संभावना स्टेट वाले की है, चूँकि आप स्टेट पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, तो संभावना है कि स्टेट पुलिस के, स्टेट मानवाधिकार आयोग के बारे में, जो लखनऊ में जिसका कार्यालय है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। क्या उनका मैंडेट है, उनका जुडिक्शन क्या है। नाउ RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये बहुत 2005 वाला इम्पोर्टेंट है। इसका भी एक आयोग बना हुआ है भारत मतलब केंद्र सरकार के लेवल पर और स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें पढ़िए आप दोनों में क्या अंतर है। फिर इनकी अपील कहाँ लाई करते हैं। साइबर क्राइम आजकल बहुत ज्वलंत एक अपराध का तरीका है, इसके बारे में आप पढ़िए। इसमें IT एक्ट पढ़िए आप, इसमें IT एक्ट 2000, IT एक्ट 2018 या शायद अभी एक और कोई अमेंडमेंट्स वगैरह हुई हैं, और नए कानून में काफ़ी सारे अमेंडमेंट की गई हैं। BSA में जो सेक्शन 66 है, उसमें साइबर क्राइम के बारे में कैसे डिजिटल एविडेंस को कैसे करना है, सीरिंग, बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं। जब आप पढ़ोगे, मेरी जो शुरुआती वीडियोज़ हैं, आप बस उनके टाइटल को ज़रा खंगाल लीजिए, उसमें आपको इसमें से काफ़ी ज्ञान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छी मदद होगी, उस विषय को समझने में आपको सहायता होगी। जनहित याचिका क्या होती है, PIL, इसके बारे में आप जान सकते हैं। PIL का कभी क्वेश्चन आ सकता है कि PIL के जो जनक किसको कहा जाता है, तो ये 80s का डेवलपमेंट है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की एक किताब है, अगर आप उचित समझें तो एक तो किताब आती है कॉन्स्टिट्यूशन की M लक्ष्मीकांत की। M लक्ष्मीकांत UPSC में जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है ना, GS में जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, उस पर लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं। मैं तो वैसे DD बसु पढ़ा करता था, आज भी DD बसु पढ़ता हूँ, जब कभी ज़रूरत होती है तो मुझे DD बसु में मज़ा आता है। उनके सारे एडिशन हैं, उसके लार्ज एडिशन है, एडवोकेट एडिशन है, स्टूडेंट एडिशन है, जो कि 300, 250, 300, 350 पेज का है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। M लक्ष्मीकांत का मैंने पढ़ा है, अगेन बार बार कह रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन ऑथर बताना ज़रूरी इसलिए है, तभी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, और इनका आप पढ़ के देख सकते हैं। इसके अलावा
बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, ये तो आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाते हैं। इसमें आप शुरू करिए 1948 वगैरह से शुरू करेंगे, एक एक रैपक से शुरू करिए, फिर केशवानंद भारती, मोटे मोटे पढ़ लीजिए। अभी आप क्वालिफाइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई लॉ का एग्जाम नहीं दे रहे हैं जिसमें कि आपको बहुत गरिष्ठ, बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ें या बहुत डिटेल्ड पता होना चाहिए। उतना अपेक्षा भी नहीं होगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ पेपर सेटर को पता होता है कि वो किसको एग्जामिन करने जा रहे हैं। बहुत सारे आप में से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद लॉ कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये उस लेवल का है जो कि एक आम आदमी को, पढ़े लिखे एक विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है। और चूंकि आप एक ऐसे पद के लिए भर्ती की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं जहाँ पर के कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो आपसे उतनी अपेक्षा की जाती है कि उतना कानून आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मेन लीडिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप किताब पढ़ोगे, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ये पढ़ोगे ना गाइडे वाइडे, इनमें कहीं कुछ केस लॉ वगैरह नहीं आना है। अगर किताबें पढ़ोगे तो उसमें केस लॉ आएगा, बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है। केस लॉ आपको याद हो गया, पता चला कि 40 में से 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन केस लॉ पे आ गए। अब 15 नंबर के हैं, 15 नंबर तो बहुत होते हैं कंपटीशन में। 0.25 नंबर पे वहाँ पे सब तय हो जाता है। संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है ना, नीति निर्देशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स, केंद्रीय और प्रदेशीय गठन, सरकारें, कानून, ये सब का सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। जैसे मैंने बताया, एक बार उसको देखने की कोशिश करिए। और फिर सामान्य विज्ञान है, इसमें आपको हिस्ट्री भी भारत का इतिहास, स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सारी की सारी जो किताबें हैं एनसीईआरटी की लीजिए, और इनको लीजिए आप 9th और 10th स्टैंडर्ड की या 11th और 12th स्टैंडर्ड की। आप देख लीजिए एक बार जाके किस में आपको कवरेज अच्छा मिल रहा है। ये दोनों भाषा में होती है, इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है। एक बार और बता दूं कि जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर, उसमें हिंदी को छोड़ के जो हिंदी वाला सेक्शन है, बाकी तीनों सेक्शन बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। और अगर किसी सवाल की लैंग्वेज में कोई अगर भ्रम की स्थिति होती है तो जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो सही माना जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा ये भी देख लीजिए। ये सारी बातें आपको बताऊंगा मैं। एक एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटजी क्या होती है उसकी, जल्दी मैं सोच रहा हूँ, अभी उसका टाइम नहीं है, पहले आप तैयारी कर लीजिए, नहीं तो फिर आपका दिमाग उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन अभ्यास करते रहिए। अभ्यास में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको भी। इसके लिए जैसे मैंने बताया, इतिहास, ज्योग्राफी, मतलब इकोनॉमिक्स, और जो ये वाली चीज़ है, इसके लिए एनसीईआरटी से अच्छा कोई मटेरियल नहीं होता, कोई लिटरेचर नहीं होता। इससे आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, और बेसिक जिसके क्लियर होंगे वही एग्जाम में सफलता की गारंटी है। बार बार कह रहा हूँ, ये ऊपरी जो दिखावा होता है इससे कुछ नहीं होना है। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, इसमें एक मनोरमा की ईयर बुक आती है। कभी कभी वो भी अगर आप उसको कर सके, बहुत मोटी होती है वो, लेकिन ईयर बुक 2025 अभी 26 की नहीं आई होगी, हो सकता है 26 की आ गई हो तो बहुत अच्छा, देख लीजिए। अदरवाइज तो 25 वाली उससे पढ़िए, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। और फिर उसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट तरीका क्या है, अच्छी स्टैंडर्ड की मैगजीन पढ़िए। जैसे मुझे याद आ रहा है, बहुत दिनों पहले कभी देखी, दर्पण वगैरह आती है शायद, प्रतियोगिता दर्पण। एक CSR आती थी हम लोगों के टाइम में, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू। मैं तो इंग्लिश में पढ़ता था तो मुझे उसका नाम याद है, हिंदी में भी आती होगी। एक CM आती थी, कॉम्पिटिशन मास्टर। और न्यूज़पेपर लेना शुरू करिए, न्यूज़पेपर तो पढ़ते रहना चाहिए। ये सब मोबाइल में जो खबरें चलती हैं, वीडियो पीडियो, ये सब उल्टी सीधी हरकतें, इनसे कुछ नहीं मिलता। मोबाइल की न्यूज़ से, ऑनलाइन न्यूज़ से कुछ नहीं मिलता, याद नहीं रहती। ये हमारी मानसिकता होती है कि जब हम प्रिंट पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में ज़्यादा प्रिंट होता है, ज़्यादा याद रहता है। और जब ऑनलाइन सुनते हैं तो वो कम याद रहता है। आंखों से देखा हुआ जो दृश्य है ना, वो ज़्यादा अच्छे से हमें याद रहता है। पढ़ने की आदत डालिए, बार बार रिपीट करिए, बार पढ़िए। कम से कम आप फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक तक का अखबार आप पढ़िए। इंग्लिश का पढ़ें और अच्छा रहेगा, इंग्लिश हिंदी पढ़ें और अच्छा रहेगा, या केवल हिंदी पढ़ लीजिए। तो और यूपी की भी ज़रा ध्यान रखिएगा, इसमें यूपी की भी जीके आ सकती है। यूपी के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हमारा जीडीपी कितना है, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था लास्ट ईयर, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, कितने कमिश्नरी कितनी है। अभी पुलिस कमिश्नरेट, चूंकि आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो तो पुलिस कमिश्नरेट कितनी है, पुलिस कमिश्नरेट के फायदे क्या हुए, कितने साल पहले बनी थी, ये सारी चीज़ें। इकोनॉमी से रिलेटेड, हमारी जियोग्राफी से रिलेटेड, यूपी का कौन सा एरिया वाइज कितना एरिया है, इसका ज्योग्राफिकल एरिया, वहाँ पे कौन सा नंबर पे आता है, हमारी पॉपुलेशन में किस नंबर पे है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, जो हमारे इकोनॉमिक आंकड़े हैं ना। तो यहाँ पे जो एक योजना आयोग है, जिसको नीति आयोग बना दिया है उत्तर प्रदेश में, उसकी भी वेबसाइट होगी, उस पर जाके देखिए, उस पर डिटेल खंगालिए, मिल जाएगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि साहब अभी तो 50 दिन बचे हैं, 45-50 दिन, और काफ़ी मतलब कम समय। ये कम समय नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। जब इसको करना शुरू करेंगे आप सिस्टमेटिक तरीके से तो बहुत जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। एक दिन में बहुत सारा पढ़ लेते। तो ये सारी चीज़ें देखिए, बेसिकली आपका ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, उसमें सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है।
तो आप मानिए कि ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर का पेपर तो नहीं आना है, 12th का 11th की ये सब जीके इस लेवल की आती है। करंट अफेयर्स काफ़ी आ सकते हैं। करंट अफेयर्स में आप देख के चलिए कि क्या क्या हुआ है हाल में, यूपी में क्या क्या हुआ है, क्या यूपी में कोई ऐसी इवेंट हुई है, इन्वेस्ट यूपी और इस तरह की कोई चीज़ हुई हो जो कि अभी महाकुंभ हुआ था उसके बारे में कोई सवाल बन सकता है। जैसे मैंने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट बनी है नई, उनके बारे में कोई सवाल आ सकता है। इस तरह की चीज़ें आप यूपी के बारे में भी अवश्यम भावी पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर्स इंडिया का और फिर इंटरनेशनल, आजकल तो बहुत सारे वो हो रहे हैं। गेम्स के बारे में कौन कौन से गेम्स हो रहे हैं, अभी आपको पता ही होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स मिल गया है अहमदाबाद को, इस तरह का चीज़ें पढ़ सकते हो आप। अब मैं तो वो सब बता रहा हूँ जो मुझे अभी भी याद है, 35 साल पहले 40 साल पहले जब हम पढ़ा करते थे। 86-87 में हमने पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, तो उनसे चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। अब आपके पास डिजिटल सारा कुछ है, हाथ में मोबाइल है, गूगल है, लेकिन गूगल की सूचनाएं सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन होती है, ये भी ध्यान रखिए। डिपेंड पूरी तरह से मत करिए। तो एक है कंप्यूटर कौशल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा लिखा हुआ है वैसे इसके जो सिलेबस है इसमें, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी। कंप्यूटर आजकल सब जगह लागू हो गया, पुलिस में सारा लागू हो गया, पुलिस बहुत हाईटेक हो गई है। ये भी मैंने सब बताया है कि पुलिस में तकनीक का उपयोग कैसे हो रहा है आजकल। एक वीडियो मैंने यही बताया था कि अगर आपने तकनीक का इस्तेमाल करके विवेचना की है तो फिर सज़ा पक्की है। उसको सुनेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अब कंप्यूटर पे हो सकता है ज़्यादा सवाल आ जाए, तो जो उसकी बेसिक वो सब लैंग्वेज वाली वो सब नहीं होता। अब कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर और फिर से इंटरनेट के कंप्यूटर पे कैसे, कंप्यूटर का उपयोग क्या है, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो पढ़ के जाइए इसमें आप। सूचना और संचार मतलब IT का जो है वो वाला पढ़ना पड़ेगा, उसका मौलिक आधारभूत ज्ञान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फिर IT एक्ट को पता होना चाहिए आपको कि जो IT एक्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है। फिर BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसकी क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं कि कैसे आप डिजिटल एविडेंस को सील करेंगे, कैसे फॉरवर्डिंग करेंगे, ये सब बेसिक चीज़ें एक एक दो बार अगर आप बेरख से पढ़ लोगे तो एक खास अच्छी बात ये होती है मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं MCQs कि उसमें अगर आपने 2-3 बार पहले कभी पढ़ा है ना हाल के दिनों में, तो आपको आंसर देख के याद आ जाता है। ये बड़ी अच्छी सी बात होती है इसमें, आपको लिखना तो है नहीं। फिर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं भी सोशल मीडिया का ही आपसे मुखातिब हूँ, उसी का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। सोशल मीडिया के बारे में सवाल बन सकते हैं कि पुलिस में इसकी क्या भूमिका है, पुलिस में तो इसकी बहुत ही भूमिका है, क्योंकि आज आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह का दुष्प्रचार किया जाता है। अच्छी चीज़ें भी आती हैं, खराब भी खूब आती हैं, किस तरह से चीज़ों को भड़काया जाता है। अभी कई सारे देशों में वो सब जो तथाकथित जैन जी कोई पैदा हो गया है, जैन जी के आंदोलन हो रहे हैं, तो सारे के सारे सोशल मीडिया ही कंट्रोल कर रहा है उसको, सोशल मीडिया फैला रहा है। सोशल मीडिया को कंट्रोल करना, सोशल मीडिया के लिए पूरा पुलिस का एक अपना ढांचा है। अब मुझे लग रहा है कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, या हो सकता है आगे मेरा किसी दिन फिर मन आया और मैं फिर एक कोई वीडियो ऐसी बनाऊँ आपको कि आज के बाद भी मुझे कुछ लगा कि और बच्चों को बता दूं मैं, तो जो बातें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह की प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे लगता है कि आने चाहिए इसमें, वो ऐसे आने चाहिए कि पुलिस सोशल मीडिया का कैसे, इसका दुष्प्रचार रोकने के लिए हमारी क्या शक्तियां हैं, क्या ढांचा है, क्या कानून है दुरुपयोग रोकने के लिए, और उसके साथ साथ कैसे हम इसको प्रयोग कर सकते हैं अपने अच्छे कामों को फैलाने के लिए, जनता को जोड़ने के लिए। अब जैसे पुलिस मित्र है, उसकी एक कोई योजना है, उससे पता चला कि लाखों लाख हमने मेंबर बना लिया, वो सूचनाएं दे रहे हैं। अभी जब ये हुआ था राम जन्मभूमि वाला जो फैसला आया था, वो जो मंदिर बना था अयोध्या में, मंदिर का फैसला जब आया, बड़ा सेंसिटिविटी थी पूरे प्रदेश में 2019 में, लेकिन सोशल मीडिया से बहुत अच्छा काम हुआ। बहुत सारे लोगों ने मोबाइल पे सूचनाएं दी। अब तो बहुत आगे बढ़ गया है, पुलिस में इसकी बहुत एप्लीकेशन होने लगी है, पुलिस बहुत हाईटेक हो गई है। वो सारी चीज़ें आपसे अपेक्षित हैं। इस वाले छोटा सा लिखा है वैसे एक लाइन का, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो सवाल बनाएंगे पेपर सेटर साहब वो सारे के सारे पे बनाए। जितना लिखा हुआ है ये इसका मतलब है एम्बिट है उसकी, ये किसकी परिधि हो गई कि इसके अंदर आएगा। उसका ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक टॉपिक पे एक सवाल आएगा, 2 आएंगे, एक पे 8 भी आ सकते। जो पुलिस के लिए ज़्यादा महत्व की चीज़ें उन पर ज़्यादा आ सकते हैं। अगर आपको लगे कि इसके बारे में और कुछ आपको जानने की मन कर रहा है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। वैसे मैं कमेंट कम पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे मालूम चल जाता है कि अगर कोई ऐसी इच्छा होती है बच्चों की, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं फिर बताऊँगा आपको। तीसरा सेक्शन है, लंबी हो गई है वीडियो, मैं जल्दी खींचता हूँ उसको। तीसरा सेक्शन है आपका संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, और चौथा है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। ये दोनों करीब करीब एक जैसे, इनको एक अगर बांटते गया, पहला है न्यूमेरिकल एबिलिटी संख्यात्मक, और मेंटल एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी मेंटल एबिलिटी, और दूसरा है मेंटल एप्टीट्यूड और बुद्धिलब्धि परीक्षा तार्किक रीजनिंग वाला। इनकी कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती, ये सबका सब बेसिकली आपका ये जज करने के लिए है कि आप ओरिजिनली कितना इंटेलिजेंट हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, करत करत अभ्यास के जड़बती हो सुजान। अभ्यास करने से होता है फ़ायदा भी होता है, बुद्धि भी आती है, वो प्रैक्टिस करने से फ़ायदा होता है। तो आप इसके लिए, जैसे मैंने बताया, मुझे याद आ रहा है अच्छे से कि जो CSR और ये मैंने कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू आपको बताई, कॉम्पिटिशन मास्टर, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह, इनमें
पीछे वाले पोर्शन में कभी कभी इस तरह की तार्किक परीक्षा और इस तरह की प्रैक्टिस सेट्स होते हैं इसमें बहुत सारे। तो आप ऐसा करिए कि किसी रद्दी की दुकान से या बुक सेलर से जो पुराने वाली इस तरह की होती है उनके पास जाके वो मैगजीनें खरीद लाइए, आधे रेट पे या 1/4 पे मिल जाएंगी। 10 12 15 मैगजीन हो जाएंगी और दोनों तीनों ले लीजिए, कंपटीशन मास्टर भी, CSR भी, दर्पण भी। तो आपको पता चला 1800 2000 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। तो उसके प्रैक्टिस करने से ही आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगेंगे। और उसमें एक अच्छी बात होती है कि उसमें पीछे उसमें आंसर दिए होते हैं, और कुछ मैगजीन्स ऐसी होती है जिसमें आंसर के साथ साथ उसका लॉजिक भी एक्सप्लेन होता है, एक्सप्लेनेशन भी होती है कि आंसर क्यों है ये वाला सही। उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे याद पड़ जाएगी। इसमें टेक्स्ट बुक भी होंगी। एक मैंने सुना था, फिर मैं किसी उस पर पब्लिकेशन का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रेप्यूटेड पब्लिकेशन है, सब जानते हैं, एस चांद पब्लिकेशन है, उनकी एक किताब है RS अग्रवाल की। इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैंने इसको देखा, मुझे मिल गई, मेरे घर में थी ये, तो मैंने इसको देखा। तो आपको मैं कह रहा हूँ, आपको अच्छी लगे ठीक है, नहीं तो आपको कोई और बुक मिल जाए इस तरह की, तो ये बुक से थोड़ा थोड़ा लीजिए। नो क्वेश्चन कैन बी प्रेडिक्टेड पे करके फिर बता रहा हूँ। बीच में याद आ रहा है कि ये जो गुमराह करने वाले लोग हैं, जो तत्व हैं, सामाजिक तत्व हैं, कि ये वो बता देंगे पेपर में ये आ रहा है, वो सबके चक्कर में मत पड़िए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, मेहनत करिए, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अच्छे से मेहनत करिए, आप बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबर 1 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों चारों सेक्शन में, नंबर 2 प्रैक्टिस हो उसकी पर्याप्त, और नंबर 3 धैर्य और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाइए, आपको सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। छोटी सी एक रणनीति बता देता हूँ मैं कि OMR, और बाकी बताऊँगा जैसे मैंने बताया कुछ दिन पहले। OMR भरने की प्रैक्टिस अभी से थोड़ी थोड़ी शुरू कर दीजिए, हफ्ते में 1 या 2 बार आप किसी भी जो आपके प्रैक्टिस सेट हो उसको लेके OMR में भरना शुरू करिए। एक और चीज़ है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो साथ साथ OMR का उस क्रमांक के प्रश्न संख्या के सामने का गोला काला कर दीजिए, इसको हैबिट बना लीजिए। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, पहले टिक कर लेते हैं उसमें बुकलेट पे, क्वेश्चन बुकलेट पे, फिर भरते हैं। इसके कई सारे नुकसान हैं। नंबर 1 तो इसमें जम्बलिंग की डर रहता है। पता चला 46 वाला गोला भरना था, 47 भर दिया, उसके बाद सारे गलत हो जाएंगे, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पेपर अटेम्प्ट करने में इतने मगन हो जाते हैं, इतना लगन से कर रहे हैं कि पता चला घड़ी देखी, टाइम नहीं बचा, 15 मिनट बचे, फिर आफत में जल्दी जल्दी में OMR भरते हैं, आधा भूला आधा हुआ, वो गलत हो गया। कभी कभी OMR भरना, पता चला कि आपको 160 क्वेश्चन है और करीब 140 के बाद याद आई कि अभी 30 मिनट रह गए, अब OMR भर लेता हूँ, 20 सवाल छोड़े हुए हैं। OMR भरने में इतना टाइम लग गया कि 20 छूट गए। तो मेक इट ए हैबिट, अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए कि जो सवाल अटेम्प्ट किया, पहला सवाल उसके सामने, दूसरा सवाल किया उसके सामने गोला, OMR भरते चलिए साथ साथ। बाकी बातें बाद में बताऊंगा, अभी आप इतना करें। फिर रिपीट कर देता हूँ, टेक्स्ट बुक से पढ़िए, NCERT का बेस्ट है। जो ICSE, CBSE या UP बोर्ड की किताबें हैं उनको देखिए, अब तो UP बोर्ड का सिलेबस भी सब सेम हो गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, अपना ध्यान रखिए स्वास्थ्य का, फिजिकल करते रहिए। फिजिकल फिट रहने के लिए अभी वो जो प्रैक्टिस वाला है ना, दौड़ वगैरह है, वो सब तो बाद में भी हो जाएगा, वो तो कर ली होगी आपने प्रैक्टिस। जो दरोगा परीक्षा की तैयारी करते हैं वो कई साल तक दौड़ते रहते हैं सड़कों पे। अभी आप फिट रहने के लिए कोई योगा या कोई लाइट सी एक्सरसाइज, और उतना पढ़िए जितने से स्ट्रेस ना हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा जो 12 14 16 घंटे वाले पढ़ते हैं वो हो जाते हैं। जो अच्छे से पढ़ते हैं मेहनत से, वो 4 5 6 घंटा भी अगर रोज पढ़ोगे तो बहुत समय होता है। कॉन्फिडेंस रखिए, को सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरी शुभकामनाएं, अच्छी तैयारी करिए, फिर मौका मिलेगा फिर आपसे बात करूंगा इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट, आपको ठीक लगा हो तो थोड़ा से कुछ बढ़ाइए, बहुत दिनों बाद मैं अपील कर रहा हूँ आपसे। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।